हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं लाइट का सेकंड पार्ट जो कि है रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने लाइट का फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन खत्म कर लिया है और साथ ही साथ बायो का पोर्शन पूरा कवर अप कर दिया है। फिलहाल रनिंग में फिजिक्स चल रही है और अब हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, पर ऐसे रखेंगे कि आपको साथ ही साथ सब कुछ समझ में आता रहे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट रखते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखिए जैसे आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होता है जब किसी स्मूथ सरफेस से लाइट टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाए। जैसे एयर से आ रही है लाइट, टकराकर एयर में वापस चली गई, वो रिफ्लेक्शन है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, मान लो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, आपके पास कोई एक कांच है या ग्लास स्लैब है और उससे लाइट पार हो रही है। तो जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पार होती है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेती है, ठीक है, वो अपना रास्ता थोड़ा सा बेंड कर लेती है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्शन की प्रोसेस है, फेनोमेना है, ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर हो जाती है चेंज, ठीक है, और उस चेंज की वजह से ही वो अपना डायरेक्शन बदल लेती है। ये कैसे बदलती है इसे थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी आप इतना सा समझ लीजिए। वैक्यूम जो है, वैक्यूम क्या है? जहां पर कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पर वैक्यूम होता है। और वैक्यूम के अंदर जो लाइट है उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है और अप्रोक्स यही स्पीड एयर के अंदर भी होती है। तो एयर के अंदर भी हम यही स्पीड लगभग ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करें रिफ्रैक्शन के लॉज की। तो देखिए यहां पर दो लॉज हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे, यहां पर भी रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज हैं। पहला लॉ तो यह है कि लॉ को जानने से पहले थोड़ा सा हम रिफ्रैक्टेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन जब होता है तो आपके पास कौन कौन से टर्म्स होते हैं। देखिए यहां पर एक ग्लास स्लैब के अंदर आपको रिफ्रैक्शन दे रखा है। तो ये जो लाइट जाती है, आकर ग्लास से टकराती है, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, जो लाइट आकर टकराती है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इसके बाद जैसे ही वो ग्लास के अंदर गई, तो ग्लास के अंदर जाते ही उसे जाना तो एकदम सीधा चाहिए था, लेकिन वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ये जो मुड़ी हुई रे है इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद लाइट फिर से बाहर निकली और उसने फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली। क्यों? क्योंकि अब वो फिर से क्या हो गया है, मीडियम चेंज हो गया। ग्लास से अब फिर से आ रही है एयर में, तो मीडियम चेंज हो गया, फिर से वो बेंड हो गई। ठीक है, ये जो बेंड होकर निकली है इसे बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। तो आपके पास रिफ्रैक्शन में 3 तरह की रे होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। इसके साथ साथ जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि नॉर्मल होती है, उसी तरीके से पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस पर नॉर्मल होती है। ठीक है, अब एक चीज जो एक्स्ट्रा इसके अंदर आ जाती है वो है कि देखो इंसिडेंट रे को जाना सीधा चाहिए था, लेकिन जब ये ग्लास से बाहर निकल के जाती है तो इसकी जो रे है वो डिस्प्लेस हो जाती है। जानी तो वो सीधी चाहिए थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी इधर खिसक आती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन आपने ये देखा है कि जो इंसिडेंट रे थी और जो आपकी इमर्जेंट रे है ये दोनों पैरेलल है। आप गौर से देखो तो ये दोनों पैरेलल हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये रे एयर से ग्लास में जाती है तो मान लो x% ये मुड़ गई, बेंड हो गई, ठीक है, ग्लास की वजह से x% मुड़ गई। फिर जब ये ग्लास से एयर में जाती है तो x% ये फिर से वापस अपने ट्रैक पर आ जाती है। तो जितना x% माइनस हुई थी उतनी x% प्लस हो जाती है, तो ये फिर से अपने उसी ट्रैक पर आ जाती है। बस अंतर इतना है कि ये उसी एग्जैक्ट रास्ते पर नहीं आती, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये डिपेंड करता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जो ग्लास है हमारे पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसकी मोटाई कितनी है। अगर इसकी मोटाई ज्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, अगर इसकी मोटाई कम होगी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट
कम होगी। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टर्म आ जाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं हम। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जब हमारे पास कोई दो मीडियम होते हैं जिनसे लाइट ट्रेवल कर सकती है, तो उन मीडियम के अंदर जब हम लाइट की स्पीड को कंपेयर करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं, इसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद एक और टर्म आ जाता है, वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब हम एक मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड को वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर जो भी स्पीड होगी लाइट की इन कंपैरिजन टू अनदर मीडियम, चाहे वो एयर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हालांकि इस चैप्टर में हम ज्यादातर केसेस में उसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए आप कई बार अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है तो भी वहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लगता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से डिनोट कर देते हैं, यहां आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास अगर कोई इस तरीके से लिखा है कि n/1, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। या फिर आपको xy लिखा हुआ है nxy, ठीक है, 1 2 की जगह, तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। पर ये बोला तो ऐसे जा रहा है लेकिन लिखा उल्टा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर n12 लिखा हुआ है या n21 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर n21 लिखा हुआ है तो इसे क्या लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलेंगे हम इसे n21 को पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, लेकिन जब फॉर्मूला लिखेंगे तब इक्वल्स टू में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। मतलब कि जिसे हम विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं उसे ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जिसका निकाल रहे होते हैं उसे नीचे रखते हैं। समझ में आया? अब देखिए हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है डायमंड का, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझे कि अगर हम कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट को किसी भी मीडियम के अंदर तो हमें यह पता चल जाता है कि वैक्यूम के मुकाबले वो कितना फास्टर है या कितना स्लोअर है। जैसे सबसे ज्यादा 2.42 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, दैट मींस लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर उसके मुकाबले इस मीडियम के अंदर, डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो 2.42 कम होगी, ठीक है, 2.42 गुना कम होगी, ठीक है। मतलब कि इसमें हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये कंपैरिजन मिल जाती है हमें कि कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही कम स्पीड, ठीक है, लाइट की। समझ में आ गया आपको? अब देखिए एक और चीज है कि अगर आपको दो मीडियम दिए, ठीक है, जैसे कि अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 2.1, ठीक है, n2.1, और दूसरा दे दिया 1.2, n1.2, और इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, n21 = 1/n12, ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर रिवर्स कर दोगे तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर हम n21 और n12 का प्रोडक्ट निकालें वो 1 के इक्वल आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा रिफ्रैक्शन के लिए सबसे मेन जो चीज है वो है लेंसेज। क्या है? लेंसेज। देखिए हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, जैसे आपने इससे पहले रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में स्फेरिकल मिरर्स देखे थे, यहां स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। अब ये जो लेंसेज होते हैं
ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स जो है, हमने पहले ही बात की थी कि कॉन्वेक्स कैसे होते हैं, जिसमें उठा हुआ सरफेस होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो मिरर हैं, इनमें कॉन्वेक्स लेंस में उठे हुए सरफेस होते हैं। उसी तरीके से कॉनकेव लेंसेज में दबे हुए सरफेस, केव की तरह दबे हुए सरफेसेस होते हैं। अब आपको आपने अपनी बुक में ना दो तरह के ही सिंपल देखे होंगे, अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता देते हैं। देखो, सिर्फ एक तरह के लेंस नहीं होते, कई सारे टाइप होते हैं। जैसे अगर हम कॉन्वेक्स की ही बात करें तो कॉन्वेक्स में एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, जिसमें एक साइड प्लेन होती है और दूसरी साइड उठी हुई होती है, कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। उसी तरीके से कॉनकेव में भी होता है एक प्लेनो कॉनकेव, जहां पर एक साइड प्लेन होती है और दूसरी साइड कॉनकेव होती है। फिर इसके बाद होता है बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स, मतलब बाइकॉनकेव में दोनों साइड उसकी उठी हुई होंगी और उसी तरीके से बाइकॉनकेव में दोनों साइड उसकी दबी हुई होंगी, कॉनकेव होंगी। इसके अलावा एक और लेंस आ जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेनिस्कस लेंस, ठीक है, उसे बोल देते हैं मेनिस्कस लेंस। अब ये मेनिस्कस लेंस देखो कुछ इस तरीके से है, और ये वही लेंस है जो हम ज्यादातर अपने चश्मों में यूज करते हैं। देखिए, आप अगर गौर से देखें तो आपको ये मेनिस्कस लेंस इसी तरीके से नजर आ रहा है। ऊपर वाला थोड़ा कम कर्व्ड है और अंदर वाला थोड़ा ज्यादा कर्व्ड है। इस तरह के जो लेंसेज होते हैं उन्हें बोल देते हैं हम मेनिस्कस लेंस। समझ में आया? ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा कॉन्वेक्स है, सॉरी, ऊपर वाला थोड़ा कम कॉन्वेक्स है और अंदर वाला थोड़ा ज्यादा कॉन्वेक्स है, अगर हम इन्हें कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्म में देख रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज तो ये कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव है ना, कि ऊपर की ओर से देखते हो आप तो ये आपको थोड़ा सा कॉनकेव कॉन्वेक्स नजर आएगा, और अंदर से देखोगे तो ये कॉनकेव है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, इसे हम बोल देते हैं मेनिस्कस लेंस। क्या बोल देते हैं? मेनिस्कस लेंस। समझ में आया? तो हम चश्मों में मोस्टली मेनिस्कस लेंसेज का यूज करते हैं जब किसी किसी की नजर ऐसी देखी होगी आपने जिसे पास का भी दिखाई नहीं देता, दूर का भी नहीं दिखाई देता, उनकी लेंसेज में अलग टाइप का लेंस होता है, ठीक है, जिसमें दोनों टाइप के लेंस होते हैं, नीचे की ओर अलग होता है और ऊपर की ओर अलग होता है, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। फिलहाल यहां आते हैं बैक टू चैप्टर। तो जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर में रे डायग्राम बनाए थे, हमें उसी तरीके से यहां भी रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लेंसेज हैं और रिफ्लेक्शन करना है। पर रे डायग्राम बनाने से पहले वही कि हमें रूल समझने होंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो जो रेज आएंगी उससे कैसी आएंगी? पैरेलल। आपने पहले भी समझा हुआ है, ठीक है। इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेज आएंगी पैरेलल, और पैरेलल रेज कहां से पास होती हैं? फोकस से। पैरेलल रेज कहां से पास होती हैं? फोकस से, ठीक है, ये फोकस से पास हो रही है। फिर दूसरी कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो कैसी जाएगी? पैरेलल जाएगी। इसके बाद अगला केस कैसा है कि कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपके मिरर वाले केस में पोल था, उसी तरीके से लेंस वाले केस में होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, बीचों बीच ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जब इस ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइन जाती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए, ठीक है, बिना मुड़े वो सीधी चली जाती है। इसे तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको यूज करने। और हमें इतना पता ही है कि जब आपको कोई भी रे डायग्राम बनाए तो मिनिमम 2 रेज आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो आप शुरू करें। अब देखिए आपको याद है कॉनकेव मिरर जो था उसमें 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे। यहां रिवर्स, यहां क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में 6 केसेस है और कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस है और कॉनकेव लेंस में 2 केसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की। कहां तक नजर आ रहा है एक बार देख लेते हैं आपको। ओके, ठीक है। तो देखिए, ट्राई करूंगा मैं एक ही बार में आपको समझा दूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है।
कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर जब हमें बनाना है तो आप देखिए कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बनता है, जिसके बीचों बीच होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसी ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस जारी होगी। ठीक है, अब आपके पास पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बनाते हैं, याद है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बनाएंगे, और इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी रेस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि इसकी डबल सरफेसेस है तो इसमें दो पॉइंट्स होंगे, इस वाले के लिए यहां और यहां, और इस वाले कर्व्ड के लिए यहां और यहां। ठीक है, तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ठीक है, आपकी बुक में C की जगह 2F लिखा है, वो भी सही है, C भी सही है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर इससे आने वाली यहां पर भी जो है रे वो होगी पैरेलल। अब जो पैरेलल जाती है वो कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, वो कैसी पास होगी, फोकस से, ये ऐसे फोकस से पास होगी, ऐसे ये वाली भी फोकस से पास होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और जो समझानी थी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब ये जो है लाइट को इकट्ठा करता है। ठीक है, इसीलिए इससे पास होने वाली जो रे है वो इस फोकस से पास हो रही है, क्योंकि ये इस रे को बेंड करेगा, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वहीं जब आप कॉन्केव पर आओगे तो कॉन्केव लेंस जो है वो बिखेर देता है, वो जो रेज आती है उसे बिखेर देता है, ये इकट्ठा करता है इसलिए कन्वर्जिंग लेंस है, वो बिखेर देता है इसलिए वो डाइवर्जिंग लेंस है। और इस वजह से उसमें क्या होता है कि ये ऐसे ना आने के बाद, पैरेलल होने के बाद ऐसे जाती है, तो इस वाले से पास होगी, जब हम बनाएंगे तब आप देखिएगा। ठीक है, चलिए केस सेकंड अगर देखें तो आपने यहां पर देख लिया केस। ठीक, तो अभी चीजों को हम थोड़ा सा अभी रे डायग्राम बनाते हैं, फिर एक एक करके इनके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर केस सेकंड अगर देखें हम, ये बन गया हमारा लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस F1, ये C1, ये F2 और ये C2। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि हमने लेंस को, अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बियॉन्ड C1। अच्छा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे ताकि हमारी लाइट पास हो सके। तो पहली रे हमेशा कैसी जाती है, पैरेलल जाती है, हमें एक रे तो पैरेलल लेनी होती है, और जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, F2 से। कहां से पास होगी, F2 से। ठीक है, इस वाले F से, फोकस से। फिर दूसरी वाली रे आप कैसी ले सकते हो, दूसरी वाली ले आप ले सकते हो ऑप्टिकल सेंटर से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना मुड़े चली जाती है आगे। ठीक है, वो बिना मुड़े आगे चली जाती है। समझ में आया? चलिए, तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज यहां बन रही है। ठीक है, ये आपकी इमेज बन गई यहां। ठीक है, नेचर देखिए अभी हम एक साथ देख लेंगे ताकि कंपेयर हो जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस बनाए, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? ओके, अब हम रखते हैं C1 पर, ऑब्जेक्ट को रखा हमने C1 पर। ठीक है, अब फिर से वही कि पहली जो रे है वो कैसी लेंगे हम, पैरेलल। पहली रे ली हमने पैरेलल, और जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, F2 से। ठीक है, फोकस से पास होगी। दूसरी हम कैसी ले सकते हैं, दूसरी ले सकते हैं हम ऑप्टिकल से, और जो ऑप्टिकल से पास होती है वो कैसी होती है,
वो जाती है बिना मुड़े सीधी, ठीक है, वो जाती है बिना मुड़े सीधी। अभी इसमें हमारे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जाएगी पहले तो ऊपर, देखिए ये थोड़ी सी सीधी ऊपर जाएगी क्योंकि हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए गड़बड़ है, और ये थोड़ी ऐसे यहाँ पर कटेगी, और ये इमेज आपकी बनेगी C2 पर। कहाँ बनेगी? C2 पर। आप स्केल वगैरह का यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट यहीं कटेगी, तो ये बनेगी कहाँ पर? C2 पर। समझ में आया? इसके बाद अगली कंडीशन देख लें कि अब कहाँ बन सकती है आपकी इमेज। इससे नीचे कितना स्पेस दिख रहा है आपको? है अभी? ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका F2, ये हो गया C2, ये हो गया F1, और ये हो गया आपका C1। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा अपना बिटवीन C1 एंड F1। ऑब्जेक्ट को रखा हमने बिटवीन C1 एंड F1। पहली रे पैरेलल और पास होगी वो कहां से? पास होगी वो F2 से। ठीक है, दूसरी ले आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, और ये पास कहां से होगी? ये सीधी जाएगी, ये कहीं से पास नहीं होगी, इस तरीके से, और आपकी इमेज बन गई यहाँ। ठीक है, आपकी इमेज बन गई यहाँ। समझ में आया? चलिए, ये 4 केस हो गए। अगला केस क्या हो सकता है? अगला केस है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? आपका ऑब्जेक्ट हो F1 पर। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट हो एग्जैक्ट F1 पर। ये F2 और ये C2। ठीक है, F2 एंड C2। ठीक, चलिए, तो पहली रे पैरेलल, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से। ठीक है, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से। दूसरी रे आप कैसी लेंगे? दूसरी लेंगे आप ऑप्टिकल सेंटर से, और आप देखेंगे कि दोनों रे कैसी जा रही हैं? पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, दोनों रे कैसी जा रही हैं? पैरेलल जा रही है। ठीक है, ये भी पैरेलल जा रही है, ये भी पैरेलल जा रही है। अपने आप जाएंगे। आप अगर स्केल का और आप उसके कंपास का अच्छे से यूज करेंगे तो ये अपने आप ऐसे ही डायग्राम बनेंगे। बस आपको रूल्स फॉलो करते जाने। ऑप्टिक यहां से ऑप्टिकल से लेंगे तो वो सीधी जाएगी, जो पैरेलल लेंगे वो F2 से जाएगी। ठीक है, लास्ट केस कौन सा हो सकता है? लास्ट केस है आपका बिटवीन, लास्ट केस है बिटवीन F1 एंड O। ठीक है, तो ये हो गया आपका F1, यहां हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया O, ये हो गया F2, और ये हो गया आपका C2, यहां हो गया आपका C1। ठीक है, तो पहली रे तो पैरेलल, और जो जाएगी पैरेलल वो जो पास होगी, ठीक है, F2 से। ठीक है, समझ में आया? फिर दूसरी रे आप ले सकते हैं ऑप्टिकल से। अब आप देखेंगे, ये मैं थोड़ा अलग से बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे पता है ये ऐसे जाएगी, लेकिन जब आप स्केल और उसका यूज करेंगे तो ये ऐसी बनेगी। ये थोड़ी ऐसी जाएगी, ये ऐसी जाएगी, तो ये इस साइड तो कटेगी नहीं, है ना? ये इस साइड तो कटेगी नहीं क्योंकि दूर होती जाएगी। तो क्या होगा, जब आप इसे वर्चुअली पीछे खींचेंगे तो ये इस तरीके से
कट जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से कट जाएगी और आपकी यहां पर बन जाएगी इमेज, आपकी यहां बन जाएगी इमेज। समझ में आया? तो अब ये जो है ये सारे केसेस है। ठीक है, 6 के 6 केसेस समझ में आए। फिर से देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के हैं 6 केसेस। पहला केस कि आपका ऑब्जेक्ट हो एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से आने वाली सारी रेज होती हैं पैरेलल, हमें चाहिए 2 रेज, दोनों रेज आएंगी पैरेलल। पैरेलल रेज पास होती है फोकस से, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये इकट्ठा करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा, इसलिए ये किस एफ से पास होगी, F2 से, इस एफ से, क्योंकि ये इकट्ठी होने वाली है। ठीक है, दोनों इधर से पास होंगी। तो आपकी इमेज कहां बन रही है, एट F2, क्योंकि F2 पर ही बन रही है और F2 कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो इस केस में आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी है, पॉइंट साइज है। साइज क्या है, पॉइंट साइज। ठीक है, दूसरी अगर बात करें हम कि आपकी इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो देखिए जिस तरीके से आपने मिरर के केस में पढ़ा था कि मिरर के केस में रियल इमेजेस कौन सी होती हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं, क्योंकि उन्हें हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लेंस है, ठीक है, तो अगर लेंस है तो लाइट पार हो रही है ना, और लेंस के पीछे में मिरर, यहां पर अगर कोई पेज लगाऊं या कुछ स्क्रीन लगाऊं तो मुझे यहां पर वो इमेज नजर आएगी, मैं उसे स्क्रीन पर लगा सकता हूं। जैसे कि आप देखो होम जो आपके थिएटर होते हैं उनमें प्रोजेक्टर होते हैं, प्रोजेक्टर में क्या होता है, लेंस ही होता है ना, लेंस से लाइट आ रही होती है और वो किस चीज पर जाके गिरती है, एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर आके गिरती है, वहां पर हमें वो फोटो दिखाई देती है, तो हम उसे एक स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो वो कैसी है आपकी, वो है रियल। तो ये इमेज कैसी हुई, रियल। तो लेंस के केस में जो इमेज राइट हैंड साइड बनती है वो रियल होती है। ठीक है, तो ये इमेज हो गई रियल। और रियल के साथ हमने वो पढ़ाई था कि रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये इमेज भी होगी इन्वर्टेड। समझ में आ गया? चलिए, पोजीशन आपको पता है F2 है। इस केस में फिर से आप बात करें, जब आपका C1 से बियॉन्ड है, बियॉन्ड C1 है ऑब्जेक्ट, तो एक रे पैरेलल वाली जाएगी F2 से, एक रे ऑप्टिकल से, दोनों देखा तो हमारी इंटरसेक्ट हुई C2 के आगे। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, बियॉन्ड C2। ठीक है, बियॉन्ड C2। अच्छा, अब ये हमें साइज देख के समझ में आ रहा है ये छोटा है या बड़ा है, दैट मीन्स साइज होगा लार्जर इमेज का। ठीक है, पोजीशन पता है बियॉन्ड C2 है, हमें साफ पता है कि राइट हैंड साइड है तो ये रियल है, और देखने से पता चल रहा है ये इन्वर्टेड है, उल्टी है। ठीक है, इसी तरीके से इस केस में देख लेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल साइज के होंगे, रियल है क्योंकि राइट साइड है, उल्टी है तो इन्वर्टेड है, और पोजीशन आपको पता है C2 है। सिमिलरली इस केस में जब C1 और F1 के बीच में है ऑब्जेक्ट, उस केस में आपका इमेज जो बनेगी वो C2 और F2 के बीच में बनेगी, और इमेज आपकी थोड़ी छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, उल्टी बनेगी तो इन्वर्टेड है, और राइट हैंड साइड पर है तो रियल है। सिमिलरली यहां पर, ठीक है, जब आप देखेंगे पैरेलल लिया तो F2 से गया और ऑप्टिकल से गया तो सीधे गया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों पैरेलल जा रही हैं, दैट मीन्स हम मानेंगे कि इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट हो रही होंगी। और अगर कोई भी रे इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट हो रही है तो इमेज हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी होगी, तो साइज हो गया बहुत बड़ा। इंटरसेक्ट कहां हो रही है, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। हमें साफ पता चल रहा है नीचे इंटरसेक्ट होने वाली है, मतलब उल्टी बनेगी इमेज, तो इन्वर्टेड है। राइट हैंड साइड पर बन रही है, दैट मीन्स रियल है। यहां देखें, ये थोड़ा अलग केस है, जैसे कि आपका कॉनकेव मिरर वाले में था लास्ट केस अलग, वैसे ही इस केस में भी लास्ट केस अलग है, कि जो इस केस में देख रहे हैं कि इमेजेस जो हैं वो हमारी राइट हैंड साइड नहीं बन रही बल्कि लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड तो ये दूर होती जा रही है तो कटेंगी नहीं, तो वर्चुअली हम जब इन्हें पीछे की ओर खींचेंगे तो ये वर्चुअली C1 के बियॉन्ड कटेंगी। ठीक है, और इमेज हमारी बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल। इमेज हमारी बनेगी वर्चुअल, और देखने से पता चल रहा है ये कैसी है, सीधी है तो इरेक्ट है, और साइज भी हमारा लार्जर होगा। ठीक है, समझ में आया? ये केसेस हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस के। अब आ जाते हैं हम कॉनकेव लेंस के ऊपर। तो जब कॉनकेव लेंस की बात करें
तो कॉनकेव लेंस में दो केसेस बनते हैं हमारे, ठीक है, कॉनकेव लेंस में हमारे सिर्फ दो केसेस ही बनते हैं। तो इन केसेस को जानने के लिए आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो कॉनकेव लेंस के अंदर हमारे दो ही केस कौन से बनते हैं, देखो आपको सिंपल से बता दें, पहला केस बनता है इन्फिनिटी वाला और दूसरा बनता है एक्सिस वाला, ठीक है। जैसे कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में था, बिल्कुल ऐसे ही दोनों केस बस इनवर्स हैं। जो केस कॉन्वेक्स मिरर का था वो यहां पर कॉनकेव लेंस का है, और जो वहां पर कॉनकेव मिरर का था वो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का है। तो जब हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो देखो कॉनकेव लेंस कैसा है आपका, डाइवर्जिंग लेंस है, ये हमने पहले ही बताया आपको कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कि ये लाइट को बिखेरता है, दूर दूर करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करता है। तो देखो आपके पास कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, पहले तो आप लेंस बना लीजिए, ये बना लिया हमने कॉनकेव लेंस, ये बना लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर से वही कि यहाँ पर C1 हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, यहाँ F2 हो गया और यहाँ C2 हो गया। पहला केस कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, और इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेस कैसी होती है, पैरेलल होती है। हमें कितनी रेस चाहिए, दो रेस चाहिए, ठीक है, यहाँ ऑप्टिकल हो गया। तो जब आप पैरेलल लेकर जाओगे कहाँ से पास होगी, पास होगी फोकस से, लेकिन क्योंकि ये कैसा लेंस है, ये लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, तो ये लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं लेके जाता बल्कि उससे दूर लेकर जाता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लेकर जाएगा। पर हमने तो पढ़ा है कि जो पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से, तो ये भी फोकस से पास हो रही है। बस इसे आप जब पीछे की ओर खींचते हैं अगर, तो ये कहां से पास हो रही है, F1 से पास हो रही है, ठीक है। तो ये कहां से पास होगी, F1 से पास होगी। असल में तो ये आगे चली जाएगी क्योंकि लेंस है भाई, लाइट तो आगे जाएगी, लेकिन इसे वर्चुअली अगर हम पीछे खींचेंगे तो ये पीछे कट रही है, F1 पे कट रही है। दूसरी ऐसे हम लेके जाएंगे, ठीक है, पैरेलल, और जो पैरेलल जाएगी वो कैसी जाएगी, वो भी फिर सिमिलर F से पास होगी। और कौन से F से पास होगी, F1 से पास होगी। किससे पास होगी, F1 से पास होगी। समझ में आया। तो वैसे तो लाइट निकल जाएंगी और दूर दूर जाएंगी, बिखर जाएंगी, लेकिन उन्हें वर्चुअली अगर हम पीछे खींचे तो वो कहां से पास होगी, F1 से पास होगी। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां काट रही है एक दूसरे को, F1 पे काट रही है। इमेज कहां बन रही है, F1 पे बन रही है। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। ये इसके आपके नेचर हो गए। समझ में आया। चलिए दूसरा केस कौन सा हो सकता है, दूसरा केस है आपका कि जब ऑब्जेक्ट हो आपका ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहां हो, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज उसी नेचर की बनने वाली है, ठीक है, इमेज उसी नेचर की बनेगी। ठीक है, इंक लाना भूल गए। चलिए तो आप कहीं भी रख लीजिए ऑब्जेक्ट को, पहली रे जाएगी आपकी पैरेलल, और जो रे जाएगी आपकी पैरेलल वो कहां से पास होगी, F से, लेकिन कौन से F से, F1 से। इस केस में कहां से पास होगी, F1 से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, और ये कहां कट रही है, ये यहां कट रही है आपकी। इमेज कहां बन रही है आपकी, F1 और ऑप्टिकल के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, ठीक है। सीधी है या उल्टी है, सीधी है मतलब इरेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड बन रही है मतलब कि वर्चुअल है, ठीक है। तो ये 6 केसेस कॉन्वेक्स के और वो 2 केसेस कॉनकेव के हो गए, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए अगर मैंने ये थोड़ा जल्दी निपटा दिया है क्योंकि अब इसमें बताने को कुछ है नहीं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें अगर आपने अच्छे से
बनाना सीख लिया है रे डायग्राम, तो यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। बस डिफरेंट बात यह है क्योंकि इसके दो कॉन्वेक्सिस हैं तो दो जगह आपके ऑप्टिकल ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। सी और एफ दो जगह बनेंगे, ऐसे यहां पर दो जगह बनेंगे। लेफ्ट साइड वाले 1 होते हैं, राइट साइड वाले 2 होते हैं इसमें, ठीक है। और केस रिवर्स हो जाता है बस कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर जब इमेज बन रही होती है तब वो वर्चुअल होती है, यहां पर राइट हैंड साइड पर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर जब इमेज बन रही होती है तब वो रियल होती है, यहां पर राइट हैंड साइड जब बन रही होती है तब वो रियल होती है, ठीक है। तो केसेस थोड़े स्विच्ड ऑन है, बस इतनी सी बात है। समझ में आया? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचता है वो है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स देखिए अभी तो मैं कवर नहीं करा सकता क्योंकि मार्कर तो चल ही नहीं रहा एक तो, ठीक है, सॉल्व करना है। तो कल की वीडियो में अब हम न्यूमेरिकल्स कवर अप कराएंगे जिसमें अब 4 चीजें आ जाएंगी। एक तो लेंस फॉर्मूला आ जाएगा, इसके बाद पावर आ जाएगी और साथ ही साथ आपका एक बात करें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो कल वाली वीडियो थोड़ी लेंदी रख लेंगे, हल्की सी, ज़्यादा लेंदी भी नहीं रखनी है क्योंकि आप ही की डिमांड है, ठीक है। तो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा ले लेंगे और तीनों चारों के एक एक दो सवाल करवा के अच्छे से प्रैक्टिस वाले फिर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। साइन कन्वेंशन वगैरह भी लगभग सेम ही है, जो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल। चलिए, और हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस बार अब मैंने व्हाट्सएप के चैनल का, व्हाट्सएप पर भी चैनल बनते हैं, तो व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट सारी की सारी वीडियो के लिंक वहीं पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन आए ना आए, वहां पर आपके पास पर्सनली मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, चैनल के अंदर, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।